अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटीरियल्स। सबसे पहले ये नोट कर लें कि ये सिंगल लेक्चर नहीं है, ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर होगी। ये 3 से 4 लेक्चर होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन डिटेल कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हाउ वी बेसिकली कंट्रोल द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटीरियल एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्राम द बल्क मटीरियल्स। तो इस वजह से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका ये लेक्चर 1 है और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बुनियादी तौर पे कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। यानी आप ये समझिए कि ओरिजिन ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या इसके अलावा नैनो मटीरियल्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपके टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड समझना चाहते हैं, केमिस्ट्री से और मटीरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि मैनी ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आर क्लोजली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। देखें, बुनियादी तौर पे बड़ी पिक्चर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक बल्क मटीरियल है जो कि एटम से मिलकर बना है और एटम जो है वो एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हमें हम ये कहते हैं कि ऑप्टिकली हमें कोई चीज़ कैसी नज़र आती है या कौन सी चीज़ किस रंग की है, या उस पर जब लाइट फॉल करती है तो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट पर्टिकुलर मटेरियल हैव। तो इस वजह से हम ये अगर ये कहें कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जब मटीरियल के साथ टकराती है, मटीरियल के साथ टकराने से मुराद ये है कि एटम के साथ इंटरेक्ट करती है तो सर्टन फिनोमेनन्स हैपन होते हैं। वो जो फिनोमेनन्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उन फिनोमेनन्स के ऊपर ग्रिप नहीं होगी हमें ये नहीं पता होगा कि वो फिनोमेना कौन कौन से हैं जिसके थ्रू ये सारी लाइट आ रही है या हो क्या रहा है। तो आप ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को एक तरह से जज नहीं कर सकेंगे, उस पर एक मुनासिब कमेंट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो ये कहता है कि आप यूँ समझें कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये इंटरेक्ट कर रही है एक एटम से, एक मटीरियल से इंटरेक्ट करने का मतलब है कि एटम से इंटरेक्ट कर रही होती है जिसके कि इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत फिनोमिनल रोल प्ले करते हैं। इस वजह से हम अगर ये कहें कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉन को शायद बाहर बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं या मैच देख रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ हैं। तो ये कहता है कि व्हेन वन इज़ टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोर्शन एंड मैग्नेटिक पोर्शन, ये दो वेव्स के कम्बिनेशन से जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं वो आ रही होती है, जो कि लाइट है। और ये मैटर के साथ टकराती है। मैटर के साथ टकराने से मुराद ये है कि इंट्रैक्शन करती है, आके इस एटम से एक लाइट आके टकराती है। ये जैसे लाइट आ रही है यहाँ पे और ये आके ये मैटर है तो ये उसके साथ टकरा रही है। ये कहता है जो सिंपलेस्ट पिक्चर है वो आप यूँ कंसिडर करें कि तो बुनियादी तौर पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है जो यहाँ पे मटीरियल के साथ टकराती है, मैटर के साथ टकराती है। तो इसके नतीजे में जो कुछ होता है उसका हम डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि सिंपल पिक्चर में ये होता है कि एक रे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी डिफाइन है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वैक्यूम से आती है, यानी एयर से आती है या वैक्यूम से आती है और इस सॉलिड मीडियम के साथ टकराती है। तो इसके बाहर यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे ये सॉलिड मटेरियल है। तो यहाँ पे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो कौन कौन से फिनोमेनन्स होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि ये जो वेव आ रही होती है ये बुनियादी तौर पे 3 तरह के फिनोमेनन्स करने की पोजीशन में होती है। यहाँ पे सबसे पहले ये है कि ये वेव जो आ रही है वो आए यहाँ इस पॉइंट पे टकराए सॉलिड मटीरियल से और वापस चली जाए। अगर ऐसा हो रहा हो तो इसे हम रिफ्लेक्टेड वेव कहेंगे। लेकिन दूसरे केस में ये होता है कि अगर ये वेव आए और यूँ सीधी आए और इसमें यहाँ से विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ ये सीधी आगे गुजर जाए, तो इससे हम कहते हैं कि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये निकलेगी नहीं, यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हो रही है और अ काइंड ऑफ ट्रांसमिटर्स भी है। और तीसरी है ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ये होती है कि अगर आपने इसके इर्द इस बल्क मटेरियल के ऊपर यहाँ पे आपका ये नॉर्मल है
और ये नॉर्मल है और यहाँ से एक वेव आती है और ये टकराती है, तो ये या तो ये वेव टकराने के बाद अपना पाथ चेंज करेगी और मटेरियल के अंदर पास करेगी, या तो ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या इस नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ द मीडियम, ये या तो करीब आएगी इस नॉर्मल, ये यानी ये नॉर्मल है ना, तो ये अभी पहले इसका ओरिजिनल पाथ ये था तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। लेकिन अगर ये ऐसे भी हो सकता है कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था तो ये यहाँ पे बेंड होती, यानी नॉर्मल से अवे बेंड होती। तो ये क्यों होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिनोमेना है, इस कंडीशन को भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये कहता है कि ये बुनियादी तौर पे रिफ्लेक्शन होती है। ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये इस तरह की होती है, स्पेकुलर भी हो सकती है कि एक सिंगल वेवलेंथ आई है, उसी सिंगल वेवलेंथ पे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगी। दूसरे केस में ये होता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, जिसे आप डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इन ये बुनियादी तौर पे लाइट और मटेरियल के इंट्रैक्शंस हैं और ये रोल प्ले करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में। इन्हें हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा और कौन से ऑप्टिकल फिनोमेना हो सकते हैं, ये कहता है फ्रॉम अ मोर फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़ when of interaction of a medium with electromagnetic radiation. There one possibility is scattering and the other one is absorption. अगर आप wider spectrum of frequency को लें तो अगर some part of the spectrum could be absorbed while the other frequency could be scattered. ये कहता है कि अगर आप ऐसे करें कि range of frequency लें और wider spectrum से मुराद ये है, तो उसके नतीजे में होता ये है कि ये वाली जो वेव है, ये जो वेव स्पेक्ट्रम है, ये दो फिनोमेना कर सकता है। या तो ये एब्जॉर्ब होगी, जैसे ये आई है तो ये एब्जॉर्ब होगी, या एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे अंदर आके ये स्कैटरिंग का फिनोमेना इसने शुरू कर दिया है। मल्टी डायरेक्शनल स्कैटरिंग है, ये अंदर आके ये एटम या इलेक्ट्रॉन से टकराती है और वहाँ पे जाके ये स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है। और एब्जॉर्प्शन भी ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, यानी अंदर जाके ऐसे नहीं कि मटीरियल के अंदर कुछ और काम होता है, बुनियादी तौर पे ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्प्शन किस तरह की होती है। तो एब्जॉर्प्शन को अगर हम डिस्कस करें तो ये कहता है कि एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन प्रोसेस इन द मटेरियल टू टेक इट एन एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एटम के दो स्टेट्स होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक ये एक्साइटेड स्टेट या वैलेंस बैंड होता है, और ये आपके पास कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो जब आपने ना यहाँ से आपके पास लाइट आई और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसने, ज़ाहिर लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसने ये एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब की तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हुई। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के पास चूँकि एनर्जी ज़्यादा हो गई तो इसकी इस वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई, तो ये यहाँ से जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है, तो यानी मैंने आपको बताया था कि बोर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन उसी घर में रहेगा जिसकी एनर्जी उससे मैच करेगी। अब जब आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा दे दी तो ये यहाँ से जंप करेगा और ऊपर वाले घर में चला जाएगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले घर से नीचे आना है तो इस घर में, इस वैलेंस बैंड ये कहता है कि अगर मेरे घर में आपको आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसे आप रिलीज़ करके आएँ। जब ये यहाँ से वापस आएगा तो यहाँ से रिलीज़ ऑफ एनर्जी होगी जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, अगेन लाइट होगी। तो ये कहता है कि ये जो एब्जॉर्प्शन है ये बुनियादी तौर पे यही है। ये इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल एक्साइटेशन भी हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन तो मैंने आपको बताया है कि ये है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, यानी डिस्क्रीट जो आपके पास वैलेंस कंडक्शन बैंड होते हैं उन्हीं के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन बाद औक़ात ऐसे होता है वाइब्रेशन जो होती है, लेट्स सपोज ये अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसे आप यूं हिट करते हैं और ये वापस यहाँ से वापस आता है मीन पोजीशन से गुजर के, तो ये यानी ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दिस मीन पोजीशन अगर कोई स्टार्ट कर दे उसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट आती है, इस इलेक्ट्रॉन को हिट करती है, तो वो लाइट की इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करना है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन इसी मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं ये वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोशन है। और तीसरी है रोटेशनल में ये होता है जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एक पूरा उसका एक पूल होता है, पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो जब लाइट इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट एट दिस प्लेस। ज़ाहिर है ये रैंडम मोशन में भी जा रहे होते हैं और रोटेशन भी कर रहे होते हैं। ये मोस्टली गैसेस में या लिक्विड्स में होता है और ये वाले फिनोमेना जो होते हैं ये सॉलिड्स में होते हैं, ये जो वाइब्रेशनल है। ये
तो ये 3 तरह की एब्जॉर्प्शन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ये कहता है कि ये एनर्जी री एमिट भी होती है जब वो करता है। यहाँ तक आज का लेक्चर काफ़ी, अगले लेक्चर में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।